आज के सेशन में हम सब पैरामीटर्स ऑफ एम्पलीफायर देखने वाले हैं। इससे पहले पावर एम्पलीफायर क्या होता है इसकी डेफिनेशंस आपने देखा है, कंपैरिजन भी आपने देखा है। किसके साथ? स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर और लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। इसका मतलब वोल्टेज एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर दोनों के पैरामीटर आपने कंपेयर किए, क्यों, किस लिए यूज होता है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम पैरामीटर की बात करें तो अगर एग्जाम में आता है जस्ट पैरामीटर लिखने के लिए तो ये पैरामीटर आप लिस्ट कर सकते हैं, और कभी कभी इन पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर ही एक सिंगल पैरामीटर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी हम वन बाय वन करके हम उसको एलाबोरेट करके देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए पैरामीटर्स ऑफ पावर एम्पलीफायर। द वेरी फर्स्ट पैरामीटर इज द आउटपुट इंपेडेंस ऑफ पावर एम्पलीफायर शुड बी मैच्ड विद द लोड। लोड मतलब अगर आपने कुछ कनेक्ट किया है एम्पलीफायर से, जैसे मे बी लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, कुछ भी आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो जो लाउड स्पीकर का रेजिस्टेंस है या इंपेडेंस है और आपका जो पावर एम्पलीफायर का आउटपुट इंपेडेंस है, दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हम करते हैं जिससे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके। क्या हो सके? मैक्स पावर ट्रांसफर। कहां से? यस, एम्पलीफायर टू लोड तक, एम्पलीफायर से लोड तक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके, ऐसा करते हैं। और ये किस लिए होता है ये हमने आपको नेटवर्क में पढ़ाया हुआ है, आपने नेटवर्क में पढ़ा भी होगा। कहां पर? एक आता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अगर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करवाने हैं किसी भी एम्पलीफायर डिवाइसेस से, तो जो लोड आप कनेक्ट कर रहे हैं उसका इंपेडेंस बराबर होना चाहिए आउटपुट इंपेडेंस ऑफ दैट सर्किट या दैट एम्पलीफायर। वही है, अभी हम सब देख भी लेंगे। नेक्स्ट आपका जो है यहां पर दूसरा, पावर ट्रांजिस्टर आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड। अगर आप पावर एम्पलीफायर की डिजाइनिंग कर रहे हैं तो जो एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, आप वहां पर नॉर्मल या ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर नहीं यूज कर सकते। ऐसा क्यों? ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं और उनकी कैपेबिलिटी जो होती है लो करंट डील करने के लिए। इसका मतलब वो लो पावर को डील करते हैं। इसका मतलब अगर ज्यादा पावर वहां पर गया तो ये हो सकता है ट्रांजिस्टर डैमेज्ड हो जाए और आपकी सर्किट भी, यस, आपके सर्किट में भी कोई फॉल्ट आ जाए। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? पावर ट्रांजिस्टर। पावर ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? बल्कि भले होते हैं लेकिन इनकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? स्पेशल ट्रांजिस्टर, पावर ट्रांजिस्टर। और इसका बेस की बात करें, जो पावर ट्रांजिस्टर होता है उसका बेस क्या होता है? थिकर देन ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये हो गया। पावर एम्पलीफायर और बल्कि, ये बल्कि होता है। जब आपने ट्रांजिस्टर उसमें बल्कि लगा देंगे तो आपका एम्पलीफायर भी क्या होगा? यस, बल्कि होगा। और वहां पर हीट सिंक ऐसी सारी चीजें ऐड कर देते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है? बल्कि हो जाता है। ठीक है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की बात करें, जब हम स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर की बात करते हैं तो कहां पर ऑपरेट करता है? हमने आपको बताया था वो लीनियर रीजन में ऑपरेट करता है। लीनियर रीजन का मतलब जिस शेप का आप इनपुट दे रहे हैं वही शेप का आउटपुट हो रहा है। इसका मतलब जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी। ये बात समझ में आ गई। लेकिन जो आपका पावर एम्पलीफायर होता है जनरली ये नॉन लीनियर रीजन में काम करता है। नॉन लीनियर का मतलब क्या है? जो शेप आप दे रहे हैं इनपुट पे, मान लेते हैं हमने साइनोसॉइडल इनपुट दिया है, यहां पर जो आउटपुट आए वो हो सकता है ऐसा आ जाए, हो सकता है ऐसा भी आ जाए, पूरा भी आ सकता है, हो सकता है ऐसे आ जाए, हो सकता है आपके पास ऐसे आ जाए। बात समझ में आ रही? तो इनके कारण आप देखेंगे कंप्लीट साइनोसॉइडल केवल एक ही में आ रहा है, वो भी देखेंगे हम किस क्लास में ऐसा आता है जनरली। और सारे एग्जाम्पल में जो आप देख रहे हैं वहां पर जो आउटपुट आ रहा है कैसा आ रहा है? यस, डिस्टॉर्टेड। और डिस्टॉर्शन किस लिए है? इसका मतलब यहां पर एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मान लेते हैं इनपुट की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, तो जरूरी नहीं है आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी एग्जैक्टली 500 होगा। वहां पर 500 हर्ट्ज के साथ हो सकता है 1000 भी हो, 2000 भी हो सकता है 1 यहां पर किलो, 2 किलो, 3 किलो और 100 के, 200 के, 300 के भी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट हो सकती है। इसी को बोलते हैं डिस्टॉर्शन।
ठीक है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आपने समझ ही लिया है। अब यहां पर अगर हम नेक्स्ट बात करें, दे आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लार्ज पावर। अच्छा, किसके बारे में बात कर रहे हैं? यस, पावर एम्पलीफायर। ये क्या कर सकते हैं? लार्ज पावर को हैंडल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी एप्लीकेशन को अगर ज्यादा पावर सप्लाई चाहिए तो आप क्या यूज करेंगे? पावर एम्पलीफायर। क्या यूज करेंगे? पावर एम्पलीफायर। और पावर एम्पलीफायर उस डिवाइस को जो लार्ज पावर ऑपरेटेड है उसको इजीली ड्राइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी सस्टेनेबिलिटी एट हाई पावर होती है। किसका? पावर एम्पलीफायर का। ये बात समझ में आई? अब आते हैं नेक्स्ट, एफिशिएंसी की बात करते हैं। अब यहां पर जब एफिशिएंसी की बात करते हैं पावर एम्पलीफायर में, इसको डिफाइन करते हैं आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। आपने कितना इनपुट पावर दिए हैं और उससे कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है, इसी को बोलते हैं क्या? यस, एफिशिएंसी। और पावर एम्पलीफायर के जब भी हम एफिशिएंसी देखें, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, तो हम देखेंगे किसी के 25, किसी के 78, किसी के 95, ऐसे इन बिटवीन रहेंगी। ठीक है, इसका मतलब वहां पर लॉसेस भी हैं, ज्यादा लॉसेस भी किसी किसी कॉन्फ़िगरेशन में होंगी। ठीक है, तो ये हो गया एफिशिएंसी के बाद गेन आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, इसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? गेन कहते हैं। यहां पर तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, तो कितना गेन आया। तो यहां पर आप गेन का भी हम सब यहां पर देखेंगे कैसे हम सब कर सकते हैं। लास्ट है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब क्या है, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। बैंडविड्थ ये रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी से। मतलब पावर एम्पलीफायर की बात करें, अगर हमने एक पावर एम्पलीफायर बनाया, उसको हमने बोल रहे हैं 200 से 300 हर्ट्ज तक ये अच्छा काम करेगा। इसका मतलब मान लो इसका गेन, अगर ये इनपुट वोल्टेज को 10 टाइम्स कर रहा है, इनपुट पावर को 10 टाइम्स कर रहा है, तो 200 से 300 के बीच में वो क्या करेगा? जितनी भी फ्रीक्वेंसी होंगी सबको क्या करेगा? 10 टाइम कर देगा। अगर ये बैंडविड्थ नहीं दिया होगा तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर इसके बाहर की कोई फ्रीक्वेंसी देते हैं, जैसे आपको 200 से आपने डिजाइन किया है 300 तक, अगर आपने गलती से 500 हर्ट्ज दिया तो हो सकता है आपका गेन 10 ना होकर 9 हो जाए। अगर आपने फ्रीक्वेंसी दिया 50 हर्ट्ज तो हो सकता है आपका गेन 10 ना होकर यहां पर भी 9 या 8 कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर बैंडविड्थ से ऊपर या नीचे की फ्रीक्वेंसी आप देते हैं, इसका गेन अब कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें जो डिवाइसेस एलिमेंट लगे हैं वो भी क्या होते हैं? या फ्रीक्वेंसी से अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी के लिए आपने डिजाइन किया है उसी के लिए कांस्टेंट गेन यही तो आपको दिया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। अब ये थे आपके पास इन द फॉर्म ऑफ समरी आपने क्या देखा है? ये पावर एम्पलीफायर का पैरामीटर। अब हम सब क्या करते हैं, थोड़ा सा अब एक एक करके हम सब एनालाइज कर लेते हैं, एक एक करके। ठीक है, अच्छा एक एक करके एनालाइज करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, देखिए सबसे पहले इंपीडेंस मैचिंग यहां पर अगर हम करें तो कैसे क्या होता है? As power amplifier are handling large amount of power, it is important to transfer maximum power to be यहां पर बैड लिखा है to the load, ये है आपके पास to the load। ठीक है, हमें क्या करना है? जो लोड आप कनेक्ट कर रहे हैं, ये आपका जो पावर एम्पलीफायर है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को क्या करे? मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करे, मैक्सिमम एनर्जी को किसको दे? यस, ये किसको ट्रांसफर करना चाहिए? लोड, जिसको आप ड्राइव करना चाह रहे हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? इंपीडेंस को मैचिंग करते हैं। तो इसीलिए टू डू सो इंपीडेंस मैचिंग बिटवीन द आउटपुट इंपीडेंस ऑफ पावर एम्पलीफायर एंड लोड हैज टू बी इंश्योर्ड। मतलब जो आपका आउटपुट इंपीडेंस है पावर एम्पलीफायर का, उतना ही लोड इंपीडेंस या लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए। किसके लिए? मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसफर के लिए, ट्रांसमिशन नहीं, ट्रांसफर के लिए। ठीक है, एम्पलीफायर टू लोड। एज द लोड्स लाइक लाउड स्पीकर हैव लो इंपीडेंस, द आउटपुट इंपीडेंस ऑफ पावर एम्पलीफायर आल्सो मस्ट बी लो। अब देखिए यहां पर अगर हम लाउड स्पीकर जैसी बात करते हैं, इनके जो इंपीडेंस होते हैं या रेजिस्टेंस होते हैं ये बहुत ज्यादा नहीं होते, बहुत कम होते हैं। इसका मतलब जब आप एम्पलीफायर डिजाइन करेंगे, पावर एम्पलीफायर,
तो उस समय आपको इंपीडेंस को लो रखना पड़ेगा, जिससे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके। कहां से? पावर एम्पलीफायर टू लोड। ठीक है, नेक्स्ट है देयरफॉर अ कॉमन कलेक्टर आर इमीटर। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉमन कलेक्टर आर इमीटर फॉलोअर सर्किट इज नॉर्मली यूज्ड एज द पावर एम्पलीफायर बिकॉज हैज लो आउटपुट इंपीडेंस। अच्छा, अब ट्रांजिस्टर जब आप लेते हैं तो ट्रांजिस्टर में कितने कॉन्फ़िगरेशन होते हैं? 3, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। अब बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए उन्होंने बोला जब आप ऐसा करना है, आपको लो आउटपुट इंपीडेंस चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप यूज करेंगे कॉमन कलेक्टर। इसी का नाम दूसरा क्या है? इमीटर फॉलोअर सर्किट आप यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर को कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करते हैं पावर एम्पलीफायर के अंदर। ठीक है, तो उससे एडवांटेज क्या होता है? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का जो आउटपुट पावर होता है वो लो होता है, सॉरी आउटपुट रेजिस्टेंस वो लो होता है, या इंपीडेंस की बात करें वो लो होता है, या उसकी बात करें इनपुट इंपीडेंस वो ज्यादा होता है। इनपुट इंपीडेंस ऑफ कॉमन कलेक्टर या इमीटर फॉलोअर का ज्यादा होता है। तो हमें आउटपुट से लेना देना है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? एमीटर फॉलोअर। क्लियर? ट्रांसफार्मर may also be used to impedance matching on the output side। अब इन्होंने बोला अगर आपको इतने से भी अपने इमीटर फॉलोअर यूज किए और उसके बाद भी बात नहीं बन रही, आप इंपीडेंस मैचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? इन्होंने बोला कि आप ट्रांसफार्मर यूज कर। अच्छा, ट्रांसफार्मर से अगर यूज करते हैं तो कैसे इंपीडेंस को मैचिंग करेंगे? ये कौन सी बात हो गई? देखिए, हम जानते हैं अगर ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, ये इसका प्राइमरी है और ये इसका सेकेंडरी है। सेकेंडरी पे आप क्या करते हैं? लोड कनेक्ट कर देते हैं, और यहां पर आप कनेक्ट करते हैं प्राइमरी पे, क्या करते हैं? ये एम्पलीफायर का आउटपुट। ठीक है, अब इससे क्या होता है? अब मान लेते हैं यहां का टर्न रेशियो N1 N2 है। टर्न रेशियो नंबर ऑफ वाइंडिंग, जब वाइंडिंग आप करते हैं उसमें कितने टर्न है उसी की बात हो रही। तो N1 N2 है, तो आप जानते हैं R1 डिवाइड बाई R2, प्राइमरी का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सेकेंडरी का रेजिस्टेंस इक्वल्स N1 डिवाइड बाय N2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब टर्न रेशियो को कंट्रोल करके हम इंपीडेंस को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो बस इसीलिए इन्होंने यूज किया। ये बात समझ में आ गई? तो ये था आपके पास इंपीडेंस मैचिंग करने के टेक्निक्स में आपने दो देखे, कलेक्टर इमीटर फॉलोअर, और उसके बाद भी बात नहीं बन रही है तो क्या यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर एट द आउटपुट ऑफ पावर एम्पलीफायर। क्लियर? नेक्स्ट बोलते हैं यूज ऑफ पावर ट्रांजिस्टर। सेकंड, अब पावर ट्रांजिस्टर हम क्यों यूज करते हैं? जस्ट हमने आपको समराइज ऑलरेडी किया है, फिर भी यहां पर देख लें। एज द पावर एम्पलीफायर इज डिजाइन टू हैंडल, किसके लिए? लार्ज पावर। क्या कर रहा है? लार्ज पावर को ये हैंडल कर रहा है। कौन? पावर एम्पलीफायर। इसके लिए आपका ट्रांजिस्टर जो कनेक्ट कर रहे हैं उसकी की भी कैपेसिटी ऐसी हो कि वो लार्ज पावर को हैंडल करते समय इसमें किसी तरीके का फॉल्ट नहीं आना चाहिए, किसी तरीके का डिफेक्ट नहीं आना चाहिए, ट्रांजिस्टर डैमेज नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या यूज करेंगे? पावरफुल ट्रांजिस्टर, जिसको आप क्या बोलते हैं? पावर ट्रांजिस्टर। ठीक है, द ट्रांजिस्टर यूज मस्ट बी कैपेबल ऑफ विथस्टैंड टू लार्ज वोल्टेज एंड करंट। क्योंकि जो ट्रांजिस्टर लार्ज वोल्टेज एंड करंट, तो इसका मतलब अगर लार्ज वोल्टेज करंट की बात करें तो पावर इनटू क्या हो, पावर इक्वल्स क्या होता है? V इनटू आई। इसका मतलब हाई पावर पर भी ये विथस्टैंड कर जाएगा, ये यहां पर ब्रोक डाउन नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर आ गए नेक्स्ट पॉइंट। A large power gets dissipated in this transistor in the form of heat। जब भी आप किसी भी ट्रांजिस्टर को पावर एम्पलीफायर के फॉर्म में कनेक्ट करते हैं, पावर एम्पलीफायर के बाद में कनेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? वहां पर लार्ज पावर वहां पर आप सप्लाई करते हैं एट द आउटपुट, उससे बहुत सारी हीट जनरेट होती है, और बहुत सारी जब हीट जनरेट होगी तो क्या हो सकता है? ट्रांजिस्टर आपका ब्लो हो सकता है। तो उसको प्रोवाइड करने के लिए हम कैसा ट्रांजिस्टर यूज करते हैं? हम सब ऐसे ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? यहां पर ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट पैरामीटर क्या है? Therefore we cannot use the ordinary logic level transistor। तो जो आप लॉजिकल सर्किट के लिए ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, जैसे OR गेट, NAND गेट, ये सब जो बनाने के लिए यूज करते हैं, वो ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर या स्मॉल सिग्नल वाले जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसको आप यूज नहीं करते हैं।
आप स्पेशल ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। लास्ट, इंस्टेड ऑफ स्पेशली मैन्युफैक्चर पावर ट्रांजिस्टर आर यूज्ड, जो ट्रांजिस्टर हैं वो पावर ट्रांजिस्टर ही होते हैं, आप इन्हीं को आप यूज करते हैं। ये बात यहां पर क्लियरिटी आ गई आपको, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट है पावर एम्पलीफायर आर बल्कि। अब बल्कि तो होना ही है, ये तो आपने देखा है। क्यों बल्कि होगा? आप पावर ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, इसमें हीट सिंक यूज करेंगे, ये सब एक्स्ट्रा चीजें जब यूज करेंगे तो उसकी साइज तो बड़ी होगी, तो इसलिए यहां पर होगा। देखिए, द पावर ट्रांजिस्टर आर बिगर इन साइज देन लो पावर ट्रांजिस्टर। जो लो पावर ट्रांजिस्टर होते हैं तो पावर ट्रांजिस्टर क्या है? बिगर इन साइज, इसकी साइज बड़ी होती है, तो आपका एम्पलीफायर भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है। इन एडिशन टू दिस दे आर माउंटेड ऑन हीट सिंक विच आर ऑफ लार्ज सरफेस एरिया। इसके साथ साथ आप इसमें क्या कहां पर माउंट करते हैं? एक हीट सिंक के ऊपर। क्यों? पावर ट्रांजिस्टर बहुत सारे हीट को क्या करता है? डिसिपेट करता है। उस हीट को बाहर करने के लिए हम क्या करते हैं? हीट सिंक कनेक्ट करते हैं, और हीट सिंक के ऊपर ही क्या कनेक्ट कर देते हैं? पावर ट्रांजिस्टर। अब पावर ट्रांजिस्टर खुद बड़ा है साइज में, एक हीट सिंक भी ऐड कर दिए तो और बल्कि हो गया कि नहीं बल्कि हो गया? बिल्कुल बल्कि हो जाएगा। ठीक है। द हीट सिंक हेल्प टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द पावर ट्रांजिस्टर बाय डिसिपेटिंग द हीट टू सराउंडिंग। जो हीट सिंक होता है वो क्या करता है? जो पावर ट्रांजिस्टर हीट जनरेट करता है उस हीट को सिंक करके बाहर की तरफ फेंकता है। कहां बाहर की तरफ? सराउंडिंग में। क्लियर? Due to use of heat sink and large size of power transistor, the power amplifier becomes bulky. इनकी साइज क्या होती है? बड़ी हो जाती है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया। नेक्स्ट, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। हार्मोनिक से कुछ लेना देना नहीं है, आप ध्यान दीजिए। हार्मोनिक का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज। मान लेते हैं आपने जितना इनपुट पे फ्रीक्वेंसी दिए वही आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी आ जाए तो हम बोलेंगे इसके पास हार्मोनिक डिस्टॉर्शन नहीं है। लेकिन आपने मान लेते हैं 200 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दिया और आउटपुट पे 200 तो आया, लेकिन साथ ही साथ में और सारी फ्रीक्वेंसी भी और सारे सिग्नल भी प्रेजेंट हो गए, तो उसी से क्या बोलते हैं? उसको हम हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। अब देखिए, ड्यू टू नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, ये क्यों होता है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन? नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। लीनियर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जैसा इनपुट दे वैसा आउटपुट आए तो लीनियर। अगर जैसा इनपुट दें वैसा आउटपुट नहीं आ रहा है, समथिंग एल्स आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। तो ड्यू टू नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन विल बी प्रेजेंट ऑन द आउटपुट साइड ऑफ द एम्पलीफायर। तो ये रीजन क्या है? नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है। किसका? पावर एम्पलीफायर का। इसलिए होता है। दैट मींस दोज फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विच आर नॉट प्रेजेंट ऑन द इनपुट साइड विल प्रेजेंट इन द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर। इसका मतलब जो जो फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आपने इनपुट पे मान लेते हैं एक फ्रीक्वेंसी अप्लाई की है, लेकिन आउटपुट पर मोर देन वन फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है, इसी को क्या बोलते हैं? हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। अभी बात समझ में आ गई। अब गेन की बात करेंगे हम सब। नेक्स्ट पैरामीटर, वोल्टेज गेन। आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज गेन। जबकि एफिशिएंसी क्या लेते हैं? आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। ठीक है। आउटपुट वोल्टेज गेन की बात करें, आउटपुट गेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ द पावर एम्पलीफायर। ठीक है। आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट, इसको हम जनरली जी से भी डिनोट कर लेते हैं। जी इक्वल्स होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय वी इन इनपुट वोल्टेज। ठीक है, इसी की रेशियो बोलते हैं। द वोल्टेज गेन ऑफ पावर एम्पलीफायर इज जनरली लो बट इट हैज लार्ज करंट गेन एंड लार्ज पावर गेन। तो जो आपके पास यहां पर वोल्टेज गेन होता है भले ही लो हो जाए, लेकिन करंट गेन, पावर एम्पलीफायर ज्यादा प्रोवाइड करता है। ये आप ध्यान में रखेंगे, है ना। अब ये यहां पर लास्ट पैरामीटर देखिए 6, पावर एम्पलीफायर आर बल्कि। जो पावर एम्पलीफायर होते हैं बल्कि होते हैं, ये तो आपने लिखा, लेकिन यहां पर ये ना लिख के आप इफिशियंसी ऑफ पावर एम्पलीफायर, ऑलरेडी हमने ये पैरामीटर देख लिया है। तो इफिशियंसी ऑफ पावर एम्पलीफायर क्या होता है? इफिशियंसी ऑफ पावर एम्पलीफायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द टोटल इनपुट पावर। तो इफिशियंसी को कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल आउटपुट पावर। मान लेते हैं हमारे पास क्या है? पावर एम्पलीफायर है,
आपने इनपुट दिया है पी आई, आउटपुट आ रहा है आपके पास पी नॉट, और थोड़ा सा लॉस, ये जो पावर एम्पलीफायर है इसमें थोड़ा सा लॉस हो जाता है पी लॉस। तो इनपुट पावर इक्वल्स मस्ट बी क्या, जो लॉस हुआ लॉस को ऐड कर लेंगे प्लस जो आपको आउटपुट मिल रहा है, यही आपके पास क्या होता है इनपुट पावर। अब इन्होंने क्या किया है, रेशियो क्या किसका, एफिशिएंसी, ईटा इक्वल्स पी आउट डिवाइड बाई पी इन इंटू 100। तो पी आउट डिवाइड बाई पी इन इंटू 100 ये आपके पास इफिशियंसी होता है। लेकिन जो इनपुट पावर है वो कितना होता है, ये आपके पास इतना ही होता है, क्या, पी इन इक्वल्स पी आउट प्लस पी लॉस। तो जो इफिशियंसी हो जाएगी यहां पर इंटू 100, यहां पर मिसिंग है इंटू 100%। तो पी आउट डिवाइड बाई पी आउट प्लस पी लॉस इन टर्म्स ऑफ पी आउट भी लिख सकते हैं। इसका मतलब जो पावर एम्पलीफायर है इसकी इफिशियंसी लेस देन 100% होती है। ये बात समझ में आ रही है, इन टर्म्स ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। गेन इज डिफरेंट, गेन मोर देन 1, इट मे बी 100, 200, 20, 30, बट इफिशियंसी मींस it is related to energy, it is related to power, output power divided by input power, correct? When P losses is the power, where P losses is the power lost in the power transistor, जितना भी पावर ट्रांजिस्टर है, जितनी भी पावर को वो हीट के फॉर्म में वो डिसिपेट कर देता है, कहां पर, इन सराउंडिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर लॉस। तो ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास इफिशियंसी हो गई। ये बात समझ में आ गई। यहां पर देखिए, इफ ट्रांजिस्टर इज बायस्ड टू ऑपरेट इन एक्टिव रीजन देन पावर लॉस टेकिंग प्लेस एंड इन इट विल बी हाई एंड इफिशियंसी विल बी लो। अगर आप बोल रहे हैं ट्रांजिस्टर, अच्छा जब हम आपको ट्रांजिस्टर को दिखाएंगे, ये ट्रांजिस्टर की IV कैरेक्टरिस्टिक होती है, और यहां पर आपको कट ऑफ बोलते हैं, इसको आपको कट ऑफ बोलते हैं, यहां पर आपका सैचुरेशन होता है, और यहीं पर समवेयर मिडिल में इसका क्या होता है, यहां पर ये एक्टिव रीजन होता है। अगर आप ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में क्या करते हैं, बायसिंग करते हैं एक्टिव रीजन में, तो पावर लॉस ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर ऑलवेज ऑन रहता है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं अगर आपने ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में बायस कर दिया है तो आपके पास यहां पर लॉस ज्यादा होगा, और लॉस ज्यादा मतलब इफिशियंसी पी आउट डिवाइड बाई पी आउट प्लस पी लॉस इंटू 100। लॉस बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, इफिशियंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये बात समझ में आई, तो यही बोल। बट इफ द ट्रांजिस्टर इज बायस्ड इन कट ऑफ रीजन आर बिलो कट ऑफ and the saturation region, then power loss taking place it is low and the efficiency will be increased। अब इन्होंने बोला अगर आप ट्रांजिस्टर को कट ऑफ रीजन या कट ऑफ रीजन के आसपास बाइसिंग करते हैं, या सैचुरेशन रीजन जहां यहां पर, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, आपकी जो एफिशिएंसी है वहां पर बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पर पावर लॉस घट जाता है। कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है, नो करंट का मतलब वहां पर लॉस कम। सैचुरेशन रीजन की बात करें, यहां पर एक पर्टिकुलर करंट के बाद यहां पर आगे करंट नहीं बढ़े, लेकिन यहां पर वोल्टेज, सैचुरेशन रीजन में वोल्टेज अक्रॉस द ट्रांजिस्टर कम हो जाता है। अब वोल्टेज कम हो गया V/I, फिर उससे लॉस, पावर लॉस भी कम हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैरामीटर है आपके पास बैंडविड्थ। क्या है बैंडविड्थ? बैंडविड्थ ऑफ पावर एम्पलीफायर इज डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच द गेन रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। मान लेते हैं आपने पावर एम्पलीफायर डिजाइन किया है जिसका वोल्टेज गेन 10 हो, 20 हो, मान लेते हैं 20 है, और आपने उसका जो बैंडविड्थ बनाया है वो बैंडविड्थ कितना है, यहां पर हम सब लिख लेते हैं, बैंडविड्थ बना लेते हैं। ये आपके पास है गेन, वोल्टेज गेन, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, और आपने बनाया कि ये ट्रांजिस्टर पावर एम्पलीफायर, इसमें देखिए ये फ्रीक्वेंसी जो आप देख पा रहे हैं ये कितना है, मान लेते हैं ये 100 हर्ट्ज है, 100 हर्ट्ज, और ये है आपके पास 200 हर्ट्ज। अगर आपने इससे कम फ्रीक्वेंसी देंगे तो गेन रिड्यूस हो जाएगा, और इससे ज्यादा भी फ्रीक्वेंसी देंगे तो गेन क्या होता है, रिड्यूस होता है। इसका मतलब एक कांस्टेंट गेन कहां पर प्रोवाइड कर रहा है, हाँ 100 से 200 बीच, 200 फ्रीक्वेंसी के बीच में। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी पावर एम्पलीफायर कोई डिजाइन करते हैं तो उसका बैंडविड्थ भी डिफाइन करते हैं। बैंडविड्थ का मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई भी फ्रीक्वेंसी देंगे अब ये कोई ऑपरेशन तो करेगा,
लेकिन इसकी गेन क्या होंगी, अलग अलग हो जाएंगी। अगर बैंडविड्थ में है, अब यहां पर आप 100 दीजिए, 110 दीजिए, 120, 150, 190 या 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इनपुट कीजिए, तो आपको सेम गेन, वोल्टेज गेन मिलेगा, और वो क्या हो जाएगा, या इसी के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। ये बात समझ में आई? तो ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट लेक्चर में हम सब यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर देखेंगे। इस लेक्चर में ओनली हम सब कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है पावर एम्पलीफायर का। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में जाने से पहले जो अभी तक के लेक्चर्स हुए हैं उसको रिवीजन जरूर कर लीजिए। क्यों? ये जितने पैरामीटर या कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़ा है वो सारी चीजें हम कहां पर देखेंगे, वो सारी चीजें जब हम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए बी, क्लास डी जब हम सब डिफाइन करेंगे तो 1 बाय 1 करके देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।